नमस्कार 24 टीवी नेटवर्क में आज एक बार फिर हमने मिस्टर नील नरेंद्र को आमंत्रित किया है। ही इज़ एन एस्ट्रोलॉजर एंड अ पामिस्ट। आज हम एक बहुत ही विशेष टॉपिक पे बात करेंगे, सितारों के ही बारे में, ग्रहों के बारे में। तो सबसे पहले हम नील नरेंद्र जी को आमंत्रित करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नील जी, आज आप जो नए टॉपिक पे बात करना चाहते हैं वो टॉपिक क्या है, आप ही दर्शकों को आज बता दीजिए। नमस्कार मैम, और हमारे कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को और दर्शकों को ज्योतिष भूषण नील नरेंद्र की ओर से राधे राधे। आज का कार्यक्रम श्रोताओं निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत ही मंगलमय और कल्याणकारी होने वाला है, क्योंकि इस विषय पर बहुत कम कार्यक्रम अभी तक बनाए गए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके जीवन में आपके जो संबंध है, यानी आपके पारिवारिक संबंध, आपके अपने दोस्तों के साथ संबंध और आपके सामाजिक दृष्टिकोण से जितने भी रिलेशंस होते हैं, उन रिलेशंस का आपके ग्रहों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि उन रिलेशंस का अच्छा या बुरा होना आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करता है। आज इस कार्यक्रम में उसी के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। नील जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि घर में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, माँ बाप, भाई बहन, क्या एक दूसरे का ग्रहों अफेक्ट करती है दूसरे को? क्या हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं ये प्लैनेट से, और कैसे होते हैं? जी मैम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। निश्चित तौर पर सबसे पहले मैं इसका आपको ज्योतिषीय विश्लेषण बताता हूँ। देखिए, हमारे हॉरोस्कोप के अंदर 12 भाव होते हैं। निश्चित तौर पर हर भाव किसी न किसी संबंध को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा हमारे जो 9 प्रमुख ग्रह हैं, वो हर ग्रह भी किसी न किसी संबंध को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं हॉरोस्कोप के हर भाव को एक्सप्लेन करूं, यानी आपके को बताऊं कि पहले से लेकर 12वें भाव तक के जो हमारे हाउसेज हैं वो किस किस संबंधों को दिखाते हैं, तो उसमें सबसे पहला भाव जो होता है, जिसे हम प्रथम भाव कहते हैं या लग्न भाव कहते हैं, वो आप स्वयं होते हैं या आपकी दादी होती है। यानी कि दादी और स्वयं और नाना का रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रथम भाव से होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुंडली में अगर आपका प्रथम भाव स्ट्रांग है या आप प्रथम भाव को स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो आपको अपने नाना और दादी से संबंध जो होंगे उस पर काफी कुछ डिपेंड करेगा कि आपके प्रथम भाव की स्थिति क्या रहेगी। इसी तरीके से मैं हर भाव के बारे में बताता हुआ, अगर जो प्रमुख भाव है उन पर हम ध्यान देंगे, तो तीसरा भाव जो है वो आपके छोटे भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपसे जो छोटे हैं। तो इस स्थिति के अंदर अगर आपका छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छा है, तो निश्चित तौर पर आपको तीसरे भाव से मिलने वाले परिणामों में बहुत अच्छी उन्नति और बहुत शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इसी तरीके से अगर हम उसके अपोजिट चले जाएं, तो 11वें भाव से बड़े भाई बहनों के बारे में हमें पता लगता है। यदि आपके संबंध बड़े भाई बहनों से अच्छे हैं, तो निश्चित तौर पर 11वां भाव आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि 11वां भाव जो है वो आपके लाभेश को दिखाता है, यानी आपके जीवन में गेन को दिखाता है। तो निश्चित तौर पर यदि किसी व्यक्ति के अपने बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे हैं, तो उसे आर्थिक रूप से कभी परेशानी नहीं होगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं 7वें भाव की, 7वां भाव आपके जीवन साथी को बताता है, और साथ में जीवन साथी यानी पति या पत्नी। अब पति और पत्नी के संबंध आपस में जो होते हैं, उनसे आपका 7वां भाव प्रभावित होता है, और 7वें भाव के सामने होता है पहला भाव, यानी उस स्थान पर जो भी प्लेनेट बैठता है 7वें भाव में, अगर भाव की स्थिति अच्छी हो, तो 7वें भाव में बैठने वाले प्लेनेट की दृष्टि जो है वो आपके पहले भाव पे पड़ती है। इससे आपका लग्न मजबूत होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें, तो 8वां भाव है जो मृत्यु का भाव होता है। ये आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनके संबंध आपसे कैसे हैं इस बात पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ज्योतिष में जो आपके 12 भाव हैं वो किसी ना किसी संबंध को आपको दिखाते हैं, और उस संबंधों के आधार पर, यानी उन संबंधों को सुधार कर आप अपने भावों की स्थिति को सुधार सकते हैं। यहाँ भाव की स्थिति का मतलब ये होता है कि जब भी किसी प्लेनेट का प्लेसमेंट किसी भी हाउस में होता है, तो उसकी जो जमीन होती है वो भाव होता है। यानी ऊपर प्लेनेट कितना भी स्ट्रांग क्यों ना बैठा हो, अगर नीचे भाव की स्थिति अच्छी नहीं है, तो निश्चित तौर पर उस प्लेनेट का आपको प्रभाव नहीं मिलेगा।
ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा। कई बार आपको एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि इस प्लेनेट की पोजीशन आपके हॉरोस्कोप में बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी परिणाम प्राप्त नहीं होता। उसका रीजन यही है कि वो भाव जो है, जिस भाव में वो प्लेनेट बैठा होता है, उस भाव की स्थिति अच्छी नहीं होती। नील जी, और माँ बाप का कौन सा ग्रह प्लैनेट होता है? देखिए, हमारे घर में जो मुखिया होते हैं वो हमारे मदर और फादर होते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर हम हॉरोस्कोप में भाव की बात करें तो चौथा भाव हमारी मदर को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। और नवा भाव जो होता है, जिसे हम भाग्य स्थान भी कहते हैं, वो आपके पिता को रिप्रेजेंट करता है। तो निश्चित तौर पर ये दो भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है, क्योंकि चौथा भाव आपको जीवन में घर, मकान, दुकान या लग्जरी प्रोवाइड करता है, आपकी जिंदगी को बनाता है और आपकी माँ की स्थिति को दिखाता है। तो जो लोग अपने माँ से बहुत अच्छे संबंध रखते हैं या जिनको अपने जीवन में लगातार, यानी जन्म लेने के बाद से लेकर के माता की मृत्यु तक ईश्वर का, माता का आशीर्वाद जिस बच्चे को प्राप्त होता है, उसका फोर्थ हाउस बहुत स्ट्रांग होता है। और जब फोर्थ हाउस स्ट्रांग होता है तो उसमें बैठने वाला प्लेनेट की पोजीशन भी स्ट्रांग होती है। और उसके ठीक सामने सातवां भाव होता है आपका 10वां, जिसे हम स्थान कहते हैं, वो होता है कर्म स्थान। यानी ऐसे जातक जिन्हें माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वो अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं उसका उन्हें भरपूर रिजल्ट मिलता है। यानी 100 बाई 100%, 100% भी नहीं, अगर माँ का आशीर्वाद हो तो 200 से 400% तक भी रिजल्ट उनके कर्म का मिलता है। उसके बाद आपने पूछा कि पिता के बारे में, तो पिता का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हाउस नंबर 9 से होता है हॉरोस्कोप के हिसाब से, और वो आपका कर्म स्थान भी होता है। यदि वो स्थान आपका पीड़ित हो जाए तो निश्चित तौर पर आपको जीवन में इतनी परेशानी आने वाली है कि आप सोच नहीं सकते। और ग्रहों के हिसाब से हम बताएंगे आगे कि कौन से ग्रह किस संबंध को प्रेजेंट करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं। नील जी, यहाँ पे मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कई बार ये होता है कि भाई बहनों का तो रिश्ता आपस में ठीक होता है, लेकिन एक भाई या बहन के माँ से नहीं बनती है या बहन पिता से नहीं बनता है, तो फिर इसका असर किस पे होता है? सिर्फ उस बालक पे होता है कि उसके सारे भाई बहनों पे होता है? जी देखिए, यहाँ पर देखिए, जब प्रकृति में कोई भी इंसान आता है तो वो बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से अकेला होता है जी। तो इसलिए जो भी उसका हॉरोस्कोप या उसका पाम है, उसमें प्लेनेट की जो भी पोजीशन होती है वो उसकी व्यक्तिगत होती है। आपने बहुत से घरों में देखा होगा कि एक ही परिवार में पलने वाले भाई बहन के भाग्य अलग अलग होते हैं, जबकि उन्हें एक ही माँ बाप से वो पैदा होते हैं और एक ही माँ बाप उनकी परवरिश करते हैं और एक ही तरीके से परवरिश करते हैं, एक ही स्थान पर वो लोग रहते हैं। सभी के लिए समान रूप से ये किया जाता है कि उनकी उन्नति हो, तरक्की हो, प्रगति हो। उसके बावजूद भी हमने देखा है कि भाग्य में परिवर्तन होता है। तो निश्चित तौर पर ये जो चीज है ये इन संबंधों पर आधारित होती है। आपने देखा होगा कि घर में कभी कभी कोई बच्चा अपना दादा या दादी का बहुत प्रिय होता है, जबकि घर के सभी बच्चे दादा दादी के प्रिय नहीं होते। जो बच्ची यानी जो लड़की घर की अपनी दादी की प्रिय होती है, उसका निश्चित तौर पर मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि उसका वैवाहिक जीवन और विवाह के उपरांत जीवन शानदार जाता है। यानी क्योंकि बृहस्पति जो है वो दादी को रिप्रेजेंट करता है, और जिस बेटी की का आशीर्वाद दादी के साथ जुड़ा हो या कनेक्टिविटी दादी के साथ लगातार बनती रहती है पूरे जीवन काल में, तो निश्चित तौर पर उसके जीवन में कभी भी सांसारिक या वैवाहिक किसी तरह की परेशानी नहीं आती। ऐसा मैंने अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से भी देखा है, और शास्त्रों का अगर आप अध्ययन और गणना करेंगे तो ये भी बात वहां पर भी प्रूव होती है। नील जी, कौन सा ग्रह किस संबंध को वो रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा आप इसके बारे में बताइए। मतलब सुपरफिशियल लेवल पे, बहुत डिटेल्स में तो हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत, ताकि एक बेसिक इंसान भी समझ जाए वो। देखिए, ग्रहों में हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले सन की। सन जो है वो पिता का कारक है, यानी कि जीवन में यदि आपके पिता से संबंध अच्छे हैं तो सूर्य प्लेनेट हमेशा आपकी कुंडली के अंदर एक बेहतरीन रिजल्ट देने के लिए तैयार रहता है। उसके बाद मैं बात करूं सेकंड प्लेनेट, वो है चंद्रमा। चंद्रमा माँ और मन का कारक होता है। जिन लोगों के अपनी माँ से अच्छे संबंध होते हैं वो जीवन में कभी भी एक तो विचलित नहीं होते। उनका माँ का आशीर्वाद जो है उन्हें बड़ी से बड़ी परेशानी से निकालने के लिए उनके अंदर मानसिक इतनी ताकत देता है
जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। यदि हम बुध की बात करें तो बुध आपके जो मित्र लोग हैं और साथ में आपका जो ननिहाल पक्ष है उसको काफी ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। कई लोगों के ननिहाल से संबंध अच्छे होते हैं, कई लोगों के ननिहाल से संबंध अच्छे नहीं होते, जैसे आपके मामा हैं, मामी हैं। तो अगर इनसे आपके संबंध अच्छे हैं तो ऐसे लोगों को व्यापार में कभी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि बुध व्यापार और वाणिज्य और बुद्धि का कारक होता है। उसके बाद अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु पुत्र में और दादा और दादी के अंदर होता है, यानी कि आपके पुत्र से अगर आपके संबंध अच्छे हैं तो निश्चित तौर पर आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा। यदि आपका पुत्र से आपके संबंध अच्छे नहीं है तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में जुपिटर से मिलने वाले सकारात्मक परिणामों की आपको प्राप्ति बिल्कुल नहीं होगी। और यदि आपके दादा और दादी यानी ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर से रिलेशन अच्छे नहीं है तो जीवन में गुरु से होने वाले सकारात्मक परिणामों में निश्चित तौर पर कमी आएगी। यहाँ गुरु में आपको बता दूं, गुरु आपके संतान का कारक है, आपकी मैरिज का कारक है, आपके कैरियर का कारक है और आपके जीवन में धन का कारक है और वैवाहिक जीवन। यानी ये गुरु जो है आपको बहुत कुछ देता है। इसलिए आपके अपने पुत्र और अपने दादा और दादी से संबंध अगर स्ट्रांग हो तो निश्चित तौर पर इन चीजों में जो मैंने अभी आपको पॉइंट गिनाए आपको जीवन में परेशानी आने वाली नहीं है। उसके बाद आता है प्लेनेट वीनस, यानी जिसे हम शुक्र कहते हैं। शुक्र जो है वो पत्नी के अंदर देखा जाता है या नाना और नानी में देखते हैं। यदि आपके नाना और नानी से संबंध अच्छे हों और यदि आपकी पत्नी से संबंध अच्छे हों तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि आपका वीनस जो है वो आपको सब लग्जरी देने के लिए तैयार बैठा है। ऐसे लोग जीवन में हर लग्जरी का इस्तेमाल करते हैं। प्रभु इन पर ऐसी कृपा बरसाते हैं कि इनके जीवन में किसी भी लग्जरी की कभी कोई कमी नहीं रहती। उसके बाद अगर हम प्लेनेट शनि की बात करें तो शनि जो है वो आपके अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी या जो लोग आपके नीचे काम करते हैं, खासतौर पर अगर हम घर की बात कर रहे हैं तो जैसे आपके नौकर, आपका कुक, आपका माली, आपका ड्राइवर, आपका स्वीपर, यानी ये जो लोग आपके घर में आपके वो घर को अच्छा रखने में मदद करते हैं, अगर इनसे आपके संबंध बहुत अच्छे हों तो मैं अपने पिता, अपने गुरु और अपने इष्ट के आशीर्वाद से आज आपको एक बात कहता हूं कि अगर आपके इनसे अच्छे संबंध हैं तो जीवन में आप कभी परेशान नहीं हो सकते। ये मैं आपको दावा भी करता हूं और आपसे वादा भी करता हूं कि आप इनसे अपने संबंधों को सुधार कर देखिए। इन्हें समय समय पर छोटे छोटे उपहार देते रहिए, फिर देखिए आपका कैसे कल्याण होता है। उसके बाद अगर मैं राहु की बात करूं तो राहु जो है वो दादा और नानी को रिप्रेजेंट करता है और केतु जो है वो नाना को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी इस तरीके से अगर हम संबंधों को सुधार लें तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में ग्रह संतुलित रहते हैं बिना किसी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी किए हुए। नील जी, एक सवाल आता है हमारे मन में कि अगर मान लीजिए किसी के नाना नानी ये नहीं है या वो कभी मिले ही नहीं तो उस समय तो कोई संबंध हो ही नहीं सकता है, तो फिर उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? अगर मान लीजिए उसकी जिंदगी अच्छी चल रही है या अगर बुरी चल रही है तो कैसे कैलकुलेट? देखिए, यहाँ पर आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया। अगर कोई जातक ये बात बोलता है कि मैं तो मेरे जीवन में मैंने अपनी दादी को देखा ही नहीं, या कई बार लोग कहते हैं कि जी मैंने अपनी माँ को नहीं देखा, मेरे पिता बहुत छोटी उम्र में था, मैं तो चले गए इस दुनिया से। तो हाँ, ऐसा संभव होता है और बहुत घरों में ऐसा होता है। तो उस समय में शास्त्र ये बोलते हैं कि आप उनका मानसिक चिंतन करें। मानसिक चिंतन का मतलब होता है कि आप रूटीन वे से, क्रम से और दैनिक अपनी दिनचर्या के अंदर उनका मानसिक चिंतन करें, समय समय पर उनसे आशीर्वाद लेते रहें। जैसे आपके जीवन में आपकी माँ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने माँ के आशीर्वाद से दिन का शुरुआत करें। कोई महत्वपूर्ण कार्य पर जा रहे हैं तो अपने माँ का आशीर्वाद लें, मानसिक चिंतन करें। किसी महत्वपूर्ण कोई वैवाहिक कार्यक्रम के लिए बच्चों के लिए जा रहे हैं, अपनी माँ का आशीर्वाद लें और उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ, आप मेरे इस कार्य में अपना आशीर्वाद प्रदान करें। निश्चित तौर पर ये आशीर्वाद आपके चारों तरफ घूम रहे हैं, सिर्फ आपको उन्हें एब्जॉर्ब करने की जरूरत है। ये आशीर्वाद आपको छोड़कर कभी जाते नहीं है, ये आपके चारों तरफ घूमते रहते हैं। केवल उन्हें पकड़ना होता है, सिर्फ उनसे एक संवाद बनाना होता है या उनके साथ अपना संबंध बनाना होता है। नील जी, ये जो हम सर्वेंट्स रखते हैं, ड्राइवर्स रखते हैं, माली रखते हैं, तो इनका ग्रह किसी मालिक पे या हम लोग पे कितना असर करता है? जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने जीवन के अंदर बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस से मेरा संबंध रहे, ज्योतिष के हिसाब से भी और व्यक्तिगत रूप से भी।
मैंने देखा कि जीवन में जिन लोगों ने बहुत ज्यादा तरक्की की है, उन लोगों ने अपने जीवन के हिसाब से ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सुविधाएं प्रदान की। मैं कई जगह देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि जो मालिक जिस किचन में खाना खाते हैं, वही खाना उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को सर्विस में दिया जाता है, उनके लिए अलग से खाना नहीं बनता। यानी कि आप देखेंगे कि कई सेलिब्रिटीज को, कई बड़े पॉलिटिशियंस को मैंने देखा है, बड़े जो लोग सक्सेसफुल लोग हैं, मैं यूं बोलूं तो ज्यादा अच्छा है, सक्सेसफुल जो लोग हैं उनको मैंने देखा है कि वो अपने ड्राइवर्स की बात को इतना मानते हैं कि अगर उनका ड्राइवर ये कह दे कि साहब आज ये आपको यहाँ नहीं जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, तो वो उस मीटिंग को भी कैंसिल कर देते हैं, इतना यकीन करते हैं। तो यहाँ ये मैंने एक्सपेरिमेंट इसलिए दिया है क्योंकि शनि जो है वो इसका कारक है। शनि प्लेनेट इतना इंपॉर्टेंट प्लेनेट होता है आपकी लाइफ का, जो आपको धन भी देता है, आपको कलह, कलेश, कर्ज, ये सारी चीजों से मुक्त करता है। तो यानी जिन लोगों के अधीनस्थ कर्मचारी अपने मालिक के बारे में अच्छा सोचते हैं, उन्हें जीवन में कभी परेशानी आती ही नहीं है। अच्छा, अब ये तो जो हमारे घर के अंदर काम करते हैं, लेकिन आजकल आप जानते हैं मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज जो बन रहे हैं वो फ्लैट होता है, तो एक ही फ्लोर पे 3-4 लोग होते हैं, तो हम लोग बहुत पास जो हमारे नेबर्स हैं, क्या उनका भी इन्फ्लुएंस हमारी जिंदगी में कुछ होता है? अब देखिए, यहाँ मैं आपको बहुत एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद हमारे दर्शकों ने कभी सुनी भी नहीं होगी, और ये शास्त्र की इतनी अनुभूत बात मैं आपको बता रहा हूँ, और जो आप प्रैक्टिकली भी अपनी लाइफ में इसे चेक कर सकते हैं। आज आप भाग्यशाली हैं कि ये बात आपको सुनने को मिल रही है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि यदि आपका पड़ोसी कोई मुस्लिम फैमिली हो और आपके उससे संबंध जो है पारिवारिक हो, जहां आप दोनों लोग एक दूसरे के परिवार की महिलाओं और बच्चियों की और सदस्यों की, बुजुर्गों की उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी आप अपने परिवार की करते हैं। यानी कि मुस्लिम परिवार की बेटी आपके घर में आती है तो आप उसे अपनी बेटी की तरह ही मान करके उपहार देते हैं, उसे खिलाते हैं, पिलाते हैं, या उस तरीके का आप व्यवहार उनके साथ रखते हैं। देखिए, ये बात साधारण नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन के अंदर कभी भी कोई ऐसी घटना नहीं होगी जिसे हम एक तरह से कहें कि जिसे हम गलत घटना बोलते हैं, कि हमारे घर में कोई इतनी बड़ी परेशानी आ जाए, क्योंकि ये राहु है। जब इस तरीके का संबंध आपके किसी के साथ होता है, मुस्लिम परिवार के साथ में, तो आपका राहु हमेशा पूरी जिंदगी बैलेंस रहता है। सेम चीज अगर आपका किसी सिख परिवार के साथ में इसी तरीके का संबंध हो, बहन बेटी वाला संबंध जिसे मैं बोलता हूँ, बहन बेटी का संबंध का मतलब होता है कि आप उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं जैसे आप अपने परिवार की बहन और बेटियों की करते हैं, और वो परिवार भी आपका इसी तरीके से करता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर केतु जो है आपका इतना बैलेंस रहता है कि आपको जीवन में ये कभी कोई चीज की परेशानी नहीं आएगी। आप अपने पूर्वजों को उठाकर देख लीजिए, हमारे पूर्वजों के इन दो, ये कह लीजिए सिख और मुस्लिम समुदाय के कुछ ना कुछ परिवारों से ऐसे संबंध जरूर थे जो अब नहीं रहे, लेकिन पहले थे। हमारे पिता के भी थे, आपके भी बहुत से परिवारों में ऐसा होगा। लेकिन इसका इतना इफेक्ट पड़ता है, इतना बेहतरीन रिजल्ट आता है राहु और केतु के मामले में, क्योंकि देखिए राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो इल्यूजन क्रिएट करता है। राहु अगर आपको चाहे तो ऐसी स्थिति में ला सकता है कि आप जिंदगी में सोच नहीं सकते। यानी वो आपको जमीन से 10 फुट नीचे भी ले जा सकता है और 10 फुट ऊपर हवा में जिंदगी भर तैरा सकता है। इस प्लेनेट के अंदर इतनी पावर होती है। और सैटर्न के बारे में तो आप जानते ही हैं कि सैटर्न न्याय का देवता है, इसलिए इससे बचना मुश्किल है। इसके आगे किसी की नहीं चलती। जो कार्य आपने किए हैं उसका परिणाम आपको भुगतना होगा। और केतु के बारे में मैं आपको एक नई चीज बताता हूं कि केतु एक ऐसा प्लेनेट है कि जिसके रोल के बिना, चाहे वो रोल आपकी दशा में हो, महादशा में हो, अंतरदशा में हो, प्रत्यंतर दशा में हो, सूक्ष्म दशा में हो, प्राण दशा में हो, कहीं पर भी हो, जब तक केतु का रोल नहीं आएगा आपके जीवन में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होगा। ये बात आप हमेशा समझ लीजिए अच्छी तरीके से। अनटिल और अनलेस कि केतु का रोल नहीं होगा, मांगलिक कार्य संपन्न नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये जो आपके बाहर संबंध होते हैं, आपके परिवार के पड़ोसियों से और आपके लोगों से, जो आपसे कंसर्न लोग हैं, जो आपकी सोसाइटी में रहते हैं, आपके मोहल्ले में रहते हैं, इनसे भी आपके संबंधों से आपके ग्रहों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ये तो रहा हमारे नेबर्स। अब एक कदम बाहर जो हमारे दोस्त हैं, ऑफ कोर्स हम लोग सब अपने दोस्त चुनते हैं, लेकिन उनका क्या असर, और हमें कैसे पता होगा कि ये जो हमारा दोस्त है ये हमारे लिए ठीक है, इससे दोस्ती करना
या फिर कोई भी दोस्त अच्छा होता है? देखिए यहाँ पर मैडम मैं आपको एक चीज कहूंगा जी। कि हमारे दर्शकों को भी एक सलाह देता हूँ। देखिए आप किसी भी व्यक्ति से जब कोई संबंध बनाते हैं तो सिर्फ संबंध उसकी अच्छाई से बनाए, उसकी बुराई से नहीं। जी। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर बुराई ना हो। अगर कोई ऐसा कहता है तो मैं उसे मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हर इंसान चाहे वो कितना भी स्पिरिचुअल लेवल पर हाई हो, इवन वो किसी भी स्टेज पर हो, बुराई हर एक के अंदर स्थित होती है। हाँ, जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, भगवान का आशीर्वाद जिनके ऊपर होता है, उनमें इतनी पावर हो जाती है कि वो अपनी बुराई को अपनी इंद्रियों के द्वारा उसको कंट्रोल करने की पावर आ जाती है उनमें। बाकी वो बुराई खत्म नहीं होती। और एक साधारण व्यक्ति के अंदर वो बुराई उनकी बेलगाम हो जाती है, यानी वो ना चाहते हुए भी कोई बुरा काम कर बैठते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ईश्वर की कृपा हो तो व्यक्ति 1 मिनट के अंदर अपने आप को सुधार सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें कैसा संबंध किसके साथ बनाना है, ये इस बात पे इम्पोर्टेंट है कि आप सिर्फ उसकी अच्छाई देखिए और उसके अलावा कुछ मत देखिए। अगर वो बुराई है तो वो बुराई उसके लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो आपको तो आपका कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगा। नील जी, ये इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे अब हम लोग इतने सारे लोग से मिलते हैं, तो कोई ऐसा आप सलाह देना चाहेंगे या टिप्स देना चाहेंगे कि एक ऐसा चीज करो जिससे हर रिश्ता ठीक रह सकता है? ठीक है, ये तो है कि हम अच्छे से बोले सबसे, उसके अलावा कोई ऐसा आप टिप दे सकते हैं या सलाह दे सकते हैं कि हम सारे रिलेशंस को एक साथ ही ठीक कर सकते हैं? जी देखिए, सबसे पहला मैं आपको 3-4 ऐसे उपाय बताता हूँ जो आपको अपने संबंधों को बेहतर बनाने में बहुत उपयोगी साबित होंगे। सबसे पहले तो आपको पर निंदा नहीं करनी। पर निंदा का मतलब होता है कि आपको किसी भी व्यक्ति की किसी भी स्थिति में बुराई नहीं करनी और बुराई सुननी भी नहीं है। जहां ऐसी स्थिति हो जहां पर निंदा हो या आपको पर निंदा सुननी पड़े, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि उस स्थान को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। दूसरी चीज, हर संबंध का आदर करें। आपसे वो क्या बात कर रहा है, आपके उससे कैसे संबंध है, आपको उस पर नहीं जाना। आपके संबंध उससे कैसे हैं, आपको इस बात पे जाना है। यानी आपसे कोई पूछे कि आपके उस व्यक्ति से कैसे संबंध है, तो आप ये जवाब देंगे कि मेरे उससे बहुत अच्छे संबंध है। चाहे वो व्यक्ति आपके बारे में ये बात बोले कि मेरे उससे संबंध नहीं है, इस बात का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे, संबंधों को मधुर बनाने के लिए छोटे छोटे उपहार, बहुत छोटे छोटे उपहार अपनी योग्यता अनुसार, आपकी जैसी भी हैसियत है, जैसा आप कमाते हैं उसके आधार पर 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, ऐसे छोटे छोटे उपहार आप अपने संबंधों में, जो भी संबंध है उसके आधार पर, उसके अनुसार आप उन्हें दें। इससे संबंधों में मजबूती आती है और ताकत आती है। दूसरी चीज ये है कि हर स्थिति में आपका जिससे भी जो संबंध है, आपको उसके लिए लगातार मंगल कामना करनी है। चाहे वह व्यक्ति आपके बारे में कितना भी गलत बोल रहा हो, इसे हम शांति बोलते हैं। एक वर्ड होता है शांति, एक वर्ड होता है शांति। शांति का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति ने आपके लिए बुरा किया है, उस व्यक्ति के लिए आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, इसने मेरा भले ही बुरा किया है, लेकिन प्रभु इसका मंगल होना चाहिए। जब आप ऐसी स्थिति में आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। नील जी, इसके लिए भी कोई उपाय है? देखिए, आपने बोला कि किसी की निंदा नहीं करना या क्रिटिसाइज नहीं करना, लेकिन ये एक आम इंसान के आम नेचर होता है। सभी को एक दूसरे की बुराई करते ही हैं, भाई बहनों में भी हम लोग एक दूसरे की बुराई कर लेते हैं। तो अगर कभी ऐसा कर लिए हैं तो इसके लिए कोई उपाय है? देखिए मैम, मैंने आपने जो सवाल पूछा उसका कोई इमीडिएट तो उपाय होता नहीं। इसके लिए आपको लगातार सतत प्रयास करना होता है और ये सतत प्रयास तभी संभव होता है जब ईश्वर की कृपा आप पे बरसती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप लगातार ईश्वर का चिंतन करते रहें। ऐसा सोचें कि मेरा जीवन का कोई भी क्षण ऐसा ना जाए जिस समय मैं प्रभु का चिंतन ना कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको दूसरे की बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि जब आप चिंतन कर रहे होंगे, उस चिंतन के बीच में जब कोई आपको नेगेटिव थॉट आएगा तो निश्चित तौर पर वो थॉट आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप लगातार प्रयास करेंगे तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जहां पर आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो जीवन में अपने आप घटित होनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए सिर्फ आप ईश्वर चिंतन करते रहें। ईश्वर चिंतन में चाहे आप नाम लें, चाहे आप कोई मंत्र की उपासना करें, जो भी आपका साधन है, जिसमें आपका मन लगता हो, जिस देवी देवता में मन लगता हो, कि कोई भी मंत्र हो,
सभी एक हैं, सभी एक ही चीज है, एक ही तत्व है। तो इसलिए आप जो भी करेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें आपको धीरे 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 इसका इफेक्ट मिलेगा। दूसरा, मैं हमेशा दर्शकों को एक बात कहता हूं कि थोड़ा मेडिटेशन, और थोड़ा सा मेडिटेशन में भी प्राणायाम, और प्राणायाम में भी अनुलोम विलोम, ये प्रक्रिया आप जरूर करें। इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि इससे सूर्य और चंद्र नाड़ी यानी इनके स्वर जब चलते हैं, और ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन का कारक होती है, बृहस्पति का कारक होती है, ऑक्सीजन बृहस्पति का कारक होती है, और सूर्य और चंद्रमा और राहु और केतु का बैलेंस इतना जबरदस्त होता है कि आपको थोड़े दिनों बाद करने के बाद में आपको ये व्यर्थ की चीजें अच्छी लगनी बंद हो जाएंगी। नील जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने सारे हमारे को इंफॉर्मेशंस दिए, और ये ऐसे भी इंफॉर्मेशंस हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। मैं यहीं पे ये एपिसोड समाप्त करती हूँ, और जाते जाते आपसे पूछना चाहूँगी, कोई ऐसा विशेष टिप या सलाह आप लोगों को देना चाहें तो आप हमारे व्यूअर्स को ज़रूर दीजिए। जी, आज मैं अपने दर्शकों को एक बहुत शानदार टिप देने जा रहा हूँ, जो शायद उनकी जिंदगी को बदल के रख देगी अगर उन्होंने ऐसा किया। देखिए, यहाँ हमने चर्चा की जैसे हॉरोस्कोप में पहले भाव की, तो पहला भाव जो है वो हम स्वयं होते हैं, यानी हमारी शारीरिक संरचना, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा स्वास्थ्य और हमारा ऑरा, यानी हम जो भी हैं वो पहला भाव को इंडिकेशन होता है, पहले भाव से इंडिकेशन होता है। और हमारे इस बॉडी के अंदर ये जो पहला भाव है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर स्थित होता है। तो मेरा दर्शकों से ये अनुरोध है कि आप हमेशा दिन में मैक्सिमम टाइम में ये कोशिश करें कि आपका पोस्चर, जब आप जिस तरीके से आप बैठते हैं तो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। तो रीढ़ की हड्डी जब आपकी सीधी रहेगी तो निश्चित तौर पर आपका पहला भाव स्ट्रांग होगा। जब पहला भाव स्ट्रांग होता है तो आपके जीवन में जो शुभ योग होते हैं उनके घटित होने की संभावना बढ़ जाती है, और जो अशुभ योग होते हैं उनके फलीभूत होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में मंगलमय और कल्याणकारी परिवर्तन होता है। नील जी, थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि कोरोना का कहर एक बार और बढ़ गया है। आप लोग कृपया करके अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा रहें, मास्क पहने, सैनिटाइज़र का यूज़ करें। और नील जी से अगर किसी को कोई भी सवाल पूछना हो या कुंडली के बारे में जानना हो तो आप 9871976844 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अपना मैसेज व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।